हेलो एवरीवन, पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 6 जुलाई है और आज हम 3 और 4 जुलाई के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो आर्टिकल जो है हमारे जो मतलब सेशन है तो ये लंबा ना हो जाए, और उसके अलावा थोड़ा सा अभी स्टूडियो शिफ्ट किया है हमने, तो उसकी वजह से थोड़ा बिजी हो गए थे, तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को जो सेशन है हमारा शॉर्ट रखेंगे। उसके बाद में भी अभी लाइव क्लास होने वाली है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्टूडियो के अंदर कम टाइम मिल पाया है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट के अंदर सेशन को और अच्छे से करके जितना भी है हम आर्टिकल हैं तो उनको 2 दिन के तो लगभग हो ही जाएंगे, उसमें एक दो आर्टिकल और बच जाएंगे, तो उसको हम कल भी सेशन में ले लेंगे। तो ठीक है, आज सेशन शुरू करते हैं। तो देखो, आज पहला जो आर्टिकल है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, रक्षा अधिग्रहण कमेटी होती है, तो इसने 52,000 करोड़ की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो इससे संबंधित आर्टिकल है कि मतलब जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है तो इन्होंने रक्षा जो अधिग्रहण है उनको किया है। तो इसके अंदर हमें मेन मेन चीजें देखने की जरूरत है कि देखो, इसमें एक तो आकाश तरंग है, कौन कौन सी चीजों को मंजूरी दी है कि स्वदेशी चीजें कौन कौन सी हैं। तो एक तो आकाश तरंग है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। एंटी ड्रोन, बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, और यदि आप साइंस टेक के अंदर डीपली पढ़ोगे तो उसके बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। तो अभी तो सिर्फ इसके अंदर इतना ही दे रखा है। फिर एमपीए टीजीएम है, ये मैन पोर्टेबल मतलब मानव से चलने वाली टैंक रोधी प्रणाली है, ये ध्यान में आपको रखना है। मैन चालित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल प्रणाली है ये। फिर एमआरएसएम है, ये मीडियम रेंज होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। वैसे तो ये इजराइल के साथ में थी, इसका स्वदेशीकरण बाद में किया जाएगा। फिर वी शॉर्ट्स है, वी शॉर्ट्स क्या है, ये बहुत सारे जो स्पेक्ट्रल है उनकी संवेदन क्षमता से संबंधित है, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है ये, कि मतलब डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है ऐसे मानो ये, ठीक है। तो ये हो गया। फिर टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली, कि टैंकों को सुरक्षित करने के लिए एक अलग से ये हो गया। उसके बाद में जेट आधारित है, कोमिकोज ड्रोन, जो ड्रोन है तो ये जेट आधारित है, तो ये हो गए। जैसे ही कोमिकोज मतलब है तो इंडियन ही, वैसे नाम ये जापानीज जैसा लग रहा है आपको, ठीक है, तो ये स्वदेशी तरीके से है। उसके बाद में नेवी है, तो वो भी काफी सारी चीजें कर रही हैं। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है, तो ये क्या है कि समुद्र के अंदर जो माइंस वगैरह बिछाते हैं तो उसके लिए है ये मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन हो गई। फिर शिप बोर्न अनमेंड एरियल सिस्टम, कि मतलब शिप पे जो भारतीय नौसेना है तो उसके लिए एयरबोर्न सिस्टम है ये, कि मतलब सेंसर वगैरह इससे लेस होगा ये, कि हवाई हमले यदि होने वाले हैं तो उसके संबंधित ये रडार वगैरह प्रणाली है ये। फिर ये एलबीटीएफ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम है ये लैंड बेस्ड है, लैंड बेस्ड परीक्षण सुविधा है, ठीक है, तो इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। उसके बाद में वायुसेना है, तो इसके अंदर FWHAPS है, मतलब फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है, कि मतलब जैसे इससे पहले भी हमने एक पढ़ा था कि जैसे वायुयान है तो मतलब एक एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर ही सेंसर वगैरह इस तरीके से लगे रहेंगे, तो एयरबोर्न तरीके से उस पर सेंसर होंगे, और यदि कोई हवाई हमला होने वाला है तो उसके बारे में ये जानकारी ना सेंसर अपनों को जानकारी दे देगा। तो ये है ये प्रणाली, ठीक है, तो ये टोही विमान टाइप में हो गया। तो ये था कि ये सारों के बारे में आपको एक एक थोड़ा थोड़ा है ना आपको देखना है। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ये हिंदी लिटरेचर और जीएस के लिए चल रहा है, आपको पता है। तो आप यहाँ पे हमारे जो नंबर है यहाँ पे कॉल कर सकते हो। उसके अलावा स्टडी विद डीजे है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, और सिर्फ 200 रुपए के अंदर 300 में, मतलब बहुत ही कम रेंज के अंदर है, जो आपकी रेंज हो सकती है। हिंदी मीडियम छात्रों को ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं। देखो, ये आर्टिकल है ना, ये फिक्की मर्सिडीज बेंज है, और एक डीआईपीपी है, डीपीआईआईटी है, ठीक है, और ये फिक्की मर्सिडीज है। तो इन्होंने क्या किया है कि एक बिजनेस इंडिया चैलेंज कार्यक्रम शुरू किया है, कि स्टार्टअप के साथ में जुड़ा हुआ है। मान लो कि कोई स्टार्टअप है, वो अपना बिजनेस वगैरह ऐसे शुरू करना चाहता है, मतलब एक स्कूल का या कॉलेज का एक स्टूडेंट है, तो वो मतलब एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं है। तो पैसा यदि उसको चाहिए होता है तो ये क्या है कि एक इनोवेशन चैलेंज वगैरह है ना, इस तरीके से लेंगे कि हम आपको फंड वगैरह देंगे यदि आपका हमें आइडिया अच्छा लगता है तो उसके लिए है ये कि स्टार्टअप से है ना, बहुत सारे स्टार्टअप हैं, मतलब 30-35 स्टार्टअप हैं, उनके अंदर से कुछ स्टार्टअप को चुना गया है, उनको फंडिंग वगैरह या फिर उनको टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह जो भी चीजें उनको चाहिए होती हैं वो दी जाएंगी फिर इसके बाद में, ठीक है। तो वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको एक बार ना इसको देख लेना चाहिए, गो थ्रू जरूर कर लो इसको। देखो, अब जैसे मान लो कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बनाना है, उसके अंदर है ना आपके पास में एक अच्छी टेक्नोलॉजी आप है ना आपने डेवलप की है, लेकिन पैसा नहीं है, तो ये फंड करेंगे, भारत सरकार है वो मिलके फंड कर रही है, साथ में ये मर्सिडीज बेंज वाले हैं ये भी कर रहे हैं। तो देखो, विनिर्माण सेक्टर हो गया, स्थिरता, शिक्षा, कार्बन कटौती, ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया या ईवी हो गया, तो इन सब के अंदर ये ना इनोवेशन चैलेंज है। अब क्या है कि अ, कितने 32 में से है ना 7 लोगों को चुना गया है, 7 स्टार्टअप को चुना है इसके अंदर, और
30 लाख रुपए है ना, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये जो चयनित किए गए हैं उनको 30 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसके अंदर कुछ पहले वगैरह है वो हमारे काम की नहीं है, साउंडिंग बोर्ड प्रोग्राम होगा। तो मतलब जो उद्योगों के विशेषज्ञ हैं तो उनका एक मीटिंग वगैरह लेंगे, उनको है ना देखेंगे कि आपने सही से है ना आपकी टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है या नहीं है, उसके लिए बोर्ड प्रोग्राम हो गया। फिर विशेष डेमो वगैरह आप दे के देखो वहां पे। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है। देखो, ये आर्टिकल है, ये पशुजन्य युद्ध अभ्यास है। मतलब जो जूनोटिक डिजीज होती है, मतलब जो पशुओं से फैलने वाली बीमारी है, जैसे मतलब कोविड के टाइम पे हमने देखा कि पशुओं से कैसी कैसी बीमारियां फैल सकती हैं। तो उन सब बीमारियों से फैलने वाले कौन कौन से रोग हो सकते हैं, मतलब पशुओं से फैलने वाले कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो उनकी एक ट्रैकिंग वगैरह की जाएगी। इसके लिए क्या है, एक अभियान तरीके से चला है। अभ्यास मतलब एक युद्ध स्तरीय अभ्यास है। ऐसे मान लो कि जैसे हम दो देश मिलकर एक साथ में या बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास करते हैं, उसी तरीके से जो पशुजन्य युद्ध अभ्यास है उसको इसी तरीके से नाम दिया गया है कि जो जूनोटिक रोग हैं उनके प्रकोप से बचने के लिए एक उनकी प्रोफाइलिंग टाइप में की जाएगी। उससे संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है। तो देखो, पहली बात तो है ये डीएएचडी है, पशुपालन और डेयरी विभाग है, तो इन्होंने है ना ये मॉक ड्रिल वगैरह की, एक तरीके से मॉक ड्रिल ही है ये। और जानवरों से इंसानों में जो फैलने वाले रोग हैं तो उनके समन्वय वगैरह इससे संबंधित है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा इस अभ्यास में देखो H1N1 जो इन्फ्लुएंजा है, इसको शायद अपन स्वाइन फ्लू कह सकते हैं, H1N1 ही तो होता है स्वाइन फ्लू। तो उसके फैलने की स्थिति को दर्शाया गया है। इससे इंसानों को जंगली जानवरों में, मतलब जो जानवरों से इंसानों में या फिर दूसरे जंगली जानवर हैं तो उनके अंदर जो फैलने वाले रोग हैं उनका खतरा था। तो इसको देखा गया है। वन हेल्थ दृष्टिकोण का महत्व क्या है कि मतलब सभी जो पशु हैं, पशुओं की स्वास्थ्य है, मानव का स्वास्थ्य है, वन्य जीव है, खाद्य सुरक्षा है, ये सबका स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वन हेल्थ का नाम है, इसीलिए दिया गया है इसको। मतलब पर्यावरण हो गया, सब आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं। तो अभ्यास में क्या क्या शामिल किया जाएगा, जैसे मतलब कि बीमारी की निगरानी की जा रही है, फिर प्रारंभिक चेतावनी वगैरह यदि आपको देनी है तो वो दे सकते हैं सरकार इसके थ्रू। फिर प्रकोप की जांच की जाएगी, इनके सैंपल वगैरह इकट्ठे करने, लैब में जांच करना, मतलब उसका प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, यदि ऐसी कोई बीमारियों का या महामारी आती है तो उस टाइम पे प्रोसेस क्या हो सकता है वो बता रखा है इसमें। तो जोखिम का आकलन, जैव सुरक्षा, रोकथाम, ये सब किया जाएगा। फिर आवाजाही पर नियंत्रण होगा, जैसे मतलब कोविड के टाइम पे रोक दिया गया था उसी तरीके से आम जनता तक सही जानकारी वगैरह पहुंचाना, कोई मिस इन्फॉर्मेशन टाइप में बहुत सारी फैली थी उस टाइम पे तो वो ना हो, ये सारी चीजें मॉक ड्रिल के थ्रू ना इसके अंदर की गई है। अब देखो अगला है 7वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है, उससे संबंधित है। इसमें देख लेते हैं जल्दी से, कुछ नहीं है इससे ज्यादा कुछ। ठीक है। देखो पहली बात तो है जल शक्ति मंत्रालय करवाता है इसको, राइट। फिर दूसरा है बांध सुरक्षा, डैम सेफ्टी है, डैम सेफ्टी इसकी थीम है, ये ध्यान रखना है बस आपको, उसके अलावा कुछ नहीं है। जल समृद्ध भारत है, इसका कुछ नहीं है। पुरस्कार वितरण कौन करेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, ये करेंगे। 5 श्रेणियां होंगी इसके अंदर, ये ध्यान रखना है बस। कौन कौन से, सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी होगी, सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी होगी, शहरी निकाय है, यूएलबी है, उनकी श्रेणी होगी, और सबसे अच्छी परियोजनाएं कौन सी चल रही हैं, जो बांध सुरक्षा या वगैरह कुछ है, दो तीन चीजें होती हैं उनसे संबंधित ये परियोजनाएं हैं, तो वो कौन सी अच्छी चल रही हैं। फिर सबसे अच्छा उद्योग कौन है, जो जल क्षेत्र के अंदर जो सीएसआर वगैरह अच्छा दे रहा है, तो इसके लिए है। तो ये कुछ श्रेणियां हैं, वो आप याद रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल है, ये अनुसूचित जाति जनजाति हब है, इससे संबंधित है। तो इसमें क्या है कि मतलब SC ST है, SC और ST के लोग हैं, तो मान लो उनको उनके पास में स्टार्टअप फंडिंग के लिए या इस तरीके से पैसा नहीं है, जो मतलब अपना जो स्टार्टअप है वो शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये आर्टिकल है। तो ये दे रखा है कि SC ST हब है, जो इनोवेशन हब है, इसके बारे में हम शायद पहले भी बहुत एक बार चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे MSME है, तो उसके अंदर यदि वो फोकस तरीके से यदि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो सरकार है वो फंडिंग देती है। तो इसमें और आर्टिकल में क्या है देख लेते हैं। देखो MSME मंत्रालय इसकी स्कीम है, ये पहली बात तो। फिर उसके बाद में SC है और ST है, इनको सशक्त वगैरह उनकी उद्यमिता वगैरह को सशक्त बनाना, उसके लिए है ये। SC ST अब है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, ये NSSH ये होगा। तो इसकी बाधाओं को दूर करना, कि मतलब उनके बाजार की, वित्त की, प्रौद्योगिकी की जितनी भी समस्याएं हैं जो SC ST से संबंधित उद्यमिता क्षेत्र के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए बाजार, वित्त और
प्रौद्योगिकी क्षमता इनकी कमी है, तो उनके लिए सार्वजनिक खरीद में भागीदारी, यदि सरकार उनको कहती है कि जो सार्वजनिक निविदाएं वगैरह वो नहीं भर पा रहे हैं, तो ना उनको सार्वजनिक खरीद के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट कैसे किया जा सके उसके लिए हेल्प करेगी सरकार। फिर मुख्य धारा में एकीकरण किया जाएगा कि मतलब दीर्घकालिक विकास वगैरह करना, SC ST उद्यमी है तो उनको मुख्य धारा के अंदर लाया जाएगा कि भाई उनको पैसे वैसे है ना उनको प्रोवाइड करवा के मुख्य धारा के अंदर लेके आओ। अब बिजनेस एक्सेलेटर प्रोग्राम है क्षमता निर्माण के लिए, इस परिवर्तनकारी पहल के लिए इसमें कुछ नहीं है ज्यादा कि मतलब बिजनेस के लिए एक्सेलेटर तरीके से जो SC ST वाले हैं तो ये ना इनको भी, और उनके अलावा जो भी पिछड़े हुए लोग हैं तो उनको एक्सेलरेट करके किस तरीके से आप मुख्य धारा में ला सकते हो, उसके लिए बिजनेस एक्सेलेटर प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मतलब इसके अंदर अच्छा नहीं दे रखा है कुल मिला के। तो देखो अगला आर्टिकल है ना, ये 16वां वित्त आयोग है और उसका 17वां वित्त आयोग है, मतलब 15वां और 16वां वित्त आयोग है, तो उसके अंदर डिफरेंस क्या क्या है वो सारी चीजें दे रखी हैं कि मतलब अभी जो पहले आर्टिकल पहले था हमारा 15वां वित्त आयोग था, तो उसकी तुलना में 16वें वित्त आयोग में जो पैसा देने की जो क्षमता है तो 84% की भारी वृद्धि की गई है, मतलब जो वित्तीय आवंटन है तो वो 84% बढ़ गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यदि आपको कहीं भी वित्त आयोग से संबंधित आता है तो उसके अंदर आप लिख सकते हो। अब देखो ग्रामीण शहरी अनुपात, जो मतलब ग्रामीण होता है, वित्त मंत्रालय क्या करता है, पैसे का एलोकेशन करता है। अब इसको कहेगा कि आप 60 और 40, ये शहरी और ग्रामीण इन दोनों को आप 60 और 40 इस अनुपात के अंदर आपको पैसे देने हैं, ये केंद्र सरकार को वो कहता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो 80% है, किसमें जो 60% है, तो इसका जो 80% है, इसका जो 80% है, तो वो तो दिया जाएगा आधारभूत अनुदान के तौर पे, ठीक है। और उसके अलावा जो 20% है वो दिया जाएगा, 20% है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं आपको। देखो ये केंद्र सरकार है, ये पैसे दे रही है, तो 60% है और 40% है, इस तरीके से दो तरीके से देती है, मतलब ये तो रूरल वाले हो गए और ये अर्बन लोकल बॉडीज है उनके लिए, तो 60-40 दे दिया। अब 60 में से 80% है, 80% है ये देती है और 20% है, तो ये तो होता है 20% तो होता है प्रदर्शन के आधार पे, और जो 80% है ये मतलब मूल अनुदान होता है। तो इसके अंदर भी जो है ना, इसके अंदर जो 50-50 है, 50-50 होता है टाइड और अनटाइड, मतलब टाइड होता है कि केंद्र सरकार है तो वो बताती है कि आपको अर्बन लोकल बॉडीज को, रूरल लोकल बॉडीज हैं इनको बताती है कि आपको स्वच्छता वगैरह ये सब सैनिटाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो उनके बारे में ना आपको 50% ये लिमिटेड कर दिया कि आपको इसका 50% है वो तो इसी के अंदर ही देना है, और बाकी आप है ना अपने हिसाब से कहीं भी दे सकते हो, ये इसके अंदर अलग से और मारता है, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, ऐसे मान लो आप ये टोटल, ठीक है। तो देख लेते हैं और इसमें क्या बता रखा है, बस इतना ही है मेरे हिसाब से। तो अब देखो 80% है तो उसको भी दो टाइप में बांट दिया है, आबद्ध टाइड और अनटाइड। टाइड के अंदर क्या हो गया, अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट हो गया, स्वच्छता हो गया, जल प्रबंधन हो गया, इन चीजों के अंदर ये आपने टाई कर दिया, मतलब बांध दिया है। और अनाबद्ध है मतलब अनटाइड है, तो उसके अंदर क्या है कि आप कितना भी कर सकते हो रख रखाव के लिए ये सब। फिर 20% है तो वो मैंने आपको बता दिया है, प्रदर्शन के आधार पे है कि आपने किस पंचायत ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी आधार पे ना आपको ज्यादा दिया जाएगा। अब अंतर्राज्यीय है तो मतलब राज्यों के अंदर भी अलग अलग होता है कि जैसे मतलब आपकी जनसंख्या कितनी है, हर एक राज्य के जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी है ना अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो 90% है तो जैसे जनसंख्या है तो 90% भारांक तो इसका होता है, और 10% होता है कि आपकी ये मतलब क्षेत्रफल कितना है, जैसे मतलब राजस्थान है तो उसको थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा वेटेज, तो ऐसे, ठीक है। तो पंचायत स्रोत में सुधार के लिए जैसे मतलब कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, एक तो खुद का राजस्व है ना, ये स्वयं के राजस्व स्रोत, इनको बढ़ाने के लिए सरकार ना सुधार के लिए योजना चला रही है। एक तो एक समर्थ पंचायत पोर्टल है, तो मतलब उनका वित्तीय प्रशासन है, जो मतलब पंचायत है तो उनका वित्तीय प्रशासन है उसके अंदर पारदर्शिता लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है समर्थ पंचायत पोर्टल। और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे मतलब ई ग्राम स्वराज हो गया, ऑनलाइन ऑडिट हो गई, फिर पंचायत उन्नति सूचकांक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं तो पंचायतों के लिए चल रही हैं। एक स्वामित्व योजना अभी हम पढ़ते ही हैं कई बार, ड्रोन सर्वेक्षण वगैरह जो जियोग्राफी GIS मानक टाइप में होता है, तो ये सब है, ठीक है। बस यही है इसमें। अब देखो ये अगला आर्टिकल है ना, समग्र सरकारी दृष्टिकोण है, इसमें विभिन्न दृष्टिकोण जैसे मतलब व्यक्तिगत और संस्थागत ये सब दिया हुआ है। उसके अलावा ये दक्ष नेतृत्व कार्यक्रम है,
भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनके भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक दक्ष नेतृत्व कार्यक्रम है। कि मतलब जो पब्लिक सेक्टर के जो भी मतलब पीएसयू वगैरह होते हैं, आपको पता है कि जो उद्यम वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर क्या है कि एक क्षमता वर्धन करने के लिए उनको भी है ना एक निजी क्षेत्र की तरह है ना, आप एक कॉम्पिटिटिव नेचर यदि आपका आ सके तो उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, वो सब के लिए ये दक्ष नेतृत्व कार्यक्रम है, ये चल रहा है। ये आप मेंस के अंदर यूज में ले सकते हो, प्री के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देखो दक्ष कार्यक्रम है, पहली बात है कि इसमें पूरा नाम इसका दे रखा है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। उसके बाद में इसका उद्देश्य दे रखा है, ये भी आपको बता दिया मैंने कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं तो उनके भविष्य के स्तर पे है ना थोड़ा उनको मजबूत करने के लिए, जो जो पीएसयू के होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो लोग होते हैं, उनके लिए उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों को भविष्य के बोर्ड स्तर की जिम्मेदारियों और नेतृत्व के लिए तैयार करना, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, फिर आयोजक कौन है, ये कोई काम का नहीं है, शैक्षणिक भागीदार, बस बस इतना ही है। ये मैंने लगभग ऊपर से आपको बता दिया, आप वहां पे यूज में ले सकते हो इसको। अब क्या है कि बिहार के मुंगेर में मिला सबसे पुराना और सटीक तिथि वाला बरगद का वृक्ष, कि बरगद का वृक्ष है तो वो वहां पे मिला है और उसकी जो कार्बन डेटिंग है वो की गई है यहाँ पे। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, और इसमें क्या दे रखा है। देखो बरगद का पेड़ है तो ऐसे कह रहे थे पहले कि भैया ना मुगलों के टाइम का है, 300 साल पहले का ही है, लेकिन जब उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह ऐसे की गई तो उससे बाद में उसको पता चला कि ये 700 वर्ष पुराना है। तो ये देखो, पहले तो क्या होता था कि जो पेड़ होता है, जो शीतोष्ण कटिबंध के हैं, तो ये क्या है कि पेड़ों के अंदर तो क्या है, इस तरीके की लेयर होती हैं, तो उसके द्वारा पता लगा लेते हैं कि भाई कितनी लेयर है, उससे पता चल जाता है कि ना ये कितने कितने मतलब इसका ईयर कितना है। ये शायद 5,000 5,500 के समथिंग होता है, नहीं तो ये कार्बन वाले में होता है। तो ठीक है, तो ये मतलब इससे पता लगा लेते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ है तो इसके अंदर ये जो पद्धति है ये नहीं पता लगा सकते कि उसकी है ना जो गोले हैं अंदर जो काटने पे मिलते हैं, तो उससे पता नहीं लगा सकते। अब इसके इसके द्वारा क्या है कि कार्बन 14 C14 है, तो इसकी हाफ लाइफ होती है ना जो, तो उससे पता लगा लेते हैं लगभग कि 60,000 साल तक का है ना जो पुराना कोई भी पेड़ है या फिर कोई भी अवशेष वगैरह है, तो उनका पता लगा सकते हैं। ये कार्बन 14 के मानक से द्वारा किया जाता है। तो उसके बारे में बता रखा है कि ये इससे पता लगा है जो अल्फा सेल्यूलोज ये तरीका है, ये हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी, स्पेक्ट्रोकेमिकल है। ठीक है, तो देखो महत्व क्या है कि रेडियो कार्बन है, तिथि वाला बरगद का पेड़ है, इस बस यही है, कुछ नहीं है इसमें, और मैंने लगभग आपको बता दिया। अब ये अगला आर्टिकल है ना, ये पत्तन पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय है, तो वहां पे क्या है कि एक मैरी टाइम इन्वेस्टमेंट फंड, मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड है, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड है तो इसके बारे में ही देखना है बस इसके अंदर हमको। ठीक है, तो मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड है, तो ये देखो पहली बात तो है कि ये समुद्री विकास कोष है, हिंदी के अंदर ये कह दो आप। तो मैरीटाइम सेक्टर है उसके अंदर दीर्घकालीन तरीके से जो संस्थागत निवेश करना होता है, जो पूंजी लगाते हैं जो सरकार है या फिर ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए लगाती है, जैसे भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, ये सागरमाला के लिए स्पेशली है ये। तो उसके लिए क्या है कि ये समुद्री निवेश कोष है, ये बनाया गया है। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य समुद्री व्यवसायों को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक पेशेंट इक्विटी कैपिटल प्रदान करना है। पेशेंट इक्विटी कैपिटल, ये क्या है कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि जहाज वगैरह बनने के अंदर ही है ना 15-15 साल लग जाते हैं, आप देखते हो कि कब बनने लगा था और है ना बहुत साल 10-15 साल बाद में उसको कमीशन करते हैं। तो इसके लिए इनको क्या है कि जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से इनको बहुत लंबे टाइम के ना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए होता है ये पेशेंट इक्विटी कैपिटल प्रदान करना। तो ये व्यवहार्य पेशेंट इक्विटी कैपिटल वगैरह प्रदान करने के लिए मेरी टाइम इन्वेस्टमेंट फंड होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और ये हमारा विजन वगैरह आपको पता है, मेरी टाइम इंडिया विजन है, जो विकसित भारत विजन है उसके साथ में 2047 तक मेरी टाइम इंडिया विजन हो गया। अब देखो ये आर्टिकल है, ये समुद्री आत्मनिर्भरता की दिशा के अंदर क्या है कि मेड इन इंडिया का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला एक शिपिंग कंटेनर पहला है ना ये जारी किया गया है। तो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कंटेनर वगैरह होते हैं, तो इसके लिए एक अलग से योजना चल रही है, कंटेनर निर्माण योजना चल रही है। तो उसके लिए ना उसके तहत ये मेड इन इंडिया तरीके से, स्वदेशी तरीके से कंटेनर निर्माण किए गए हैं, उससे संबंधित आर्टिकल है। इसमें और देख लेते हैं, ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। अभी जो आर्टिकल हम कर रहे हैं तो मतलब इंपॉर्टेंट वाला जो पहला आर्टिकल था वो था, उसके अलावा दूसरा भी नहीं था, तीसरा भी नहीं था, ऐसे करके ज्यादातर आर्टिकल हैं वो मेंस के लिए यूज में है, और छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है ना 3 दिन के अंदर इतना कुछ भी नहीं आया है। तो कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना ये है, तो इसका बजटीय आवंटन है वो आप देख सकते हो कि 2026 का बजट था, इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए ये दिए गए थे।
अब इसकी वार्षिक लक्ष्य वगैरह रखा गया है कि 7.5 से साढ़े मतलब लगभग 8 के समथिंग, ये यहाँ तक है ना, इसकी 10 गुना तक पहुंचाना है। ये टीयू है, ये मानक ही होता है एसी का ही, कि मतलब कंटेनर की जो क्षमता होती है तो उसका ये मानक है। फिर सहायता और प्रावधान, जैसे ग्रीन फील्ड भी होंगे इसके अंदर और ब्राउन फील्ड भी होंगे, ये दोनों को ना ये सपोर्ट करती है ये स्कीम। उसके अलावा घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता, ये इसको बढ़ाना है इसका उद्देश्य। फिर अनुसंधान करना, परीक्षण, कौशल विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके लिए है ये। फिर अब देखो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम जो मतलब समुद्री क्षेत्र के अंदर ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे समुद्री क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। एक तो व्यावसायिक जहाजरानी अधिनियम, ये 2025 के अंदर लेके आई थी, ये आप डायरेक्टली मेंस के अंदर लिख सकते हो। तटीय नौवहन अधिनियम है, भारतीय पत्तन अधिनियम है, ये तीनों ही 2025 के हैं, तो ये ईज ऑफ डूइंग के लिए है। फिर उसके बाद में वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, 70,000 करोड़ रुपए की जहाज निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन का समर्थन कर रही है। फिर डिजिटल पहले देखो, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है देखना। मैंने क्या है कि हाईलाइट किए थे लेकिन उसके बाद में ये सेव नहीं हुआ शायद, तो इसके लिए है ना ये सेव नहीं हुए। मैरीटाइम सिंगल विंडो, ये हो गया। फिर ई समुद्र, इस तरीके की ये परियोजनाएं ये चल रही हैं, ठीक है, ये स्कीम्स हैं, डिजिटल पहले हैं ये। और उसके बाद में ग्लोबल रैंकिंग, ये देखो इंपॉर्टेंट है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये 2025 की है। अब इसके अंदर 3 भारतीय बंदरगाह है ना, वो टॉप 30 के अंदर आए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंटेनर सेक्टर के अंदर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, या फिर हम जितना ज्यादा मतलब निर्यात वगैरह, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इतना ज्यादा कर सकें, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष 30 के अंदर हमारे 3 बंदरगाह हैं। अब मेगा अवसंरचना परियोजना है, कौन कौन सी? एक वदावन बंदरगाह है, ठीक है, ये हम बात कर चुके वदावन बंदरगाह के बारे में, शायद पिछली बार क्वेश्चन भी आया है। फिर उसके बाद में गलाथिया खाड़ी है, उसके अंदर क्या है कि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये भी हम कर चुके हैं। गलाथिया बे के बारे में बहुत अच्छे से किया था, शुरुआत के दिनों में किया था हमने। फिर टूना टेकरा कंटेनर टर्मिनल है, और आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल है। इन चीजों का जो मतलब जो मेगा परियोजना है, तो उनका विकास किया जा रहा है। अब जहाज पुनर्चक्रण के लिए कि मतलब शिप रिसाइकलिंग के तौर पे भी है ना हम उभर रहे हैं, तो ये दे रखा है। तो ये जहाज से संबंधित कोई आपके पास में मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आप ना डायरेक्टली यहां से ना उठा के देख सकते हो। ये इंग्लिश के अंदर है ये। अब देखो ये आर्टिकल क्या है कि तोतापुरी आम है, तो इनके लिए किसान कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान है, तो इन्होंने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। तो इसमें क्या है कि एक चीज याद रखनी है बस आपको, डॉक्टर टी दामोदरन निदेशक आईसीआर के हैं, तो इनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति गठन किया गया है कि ये तोतापुरी आम है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, आंध्र प्रदेश के हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये तोतापुरी आम है, तो इसके लिए इनको बचाने के लिए, इनके निर्यात बढ़ाने के लिए, उनके लिए ये अध्यक्षता में एक कमेटी है ये गठित की गई है, ठीक है। बस अब देखो इंडिया और माली से संबंधित आर्टिकल है, तो इसमें क्या है कि द्विपक्षीय व्यापार है, तो मतलब वो क्या क्या हो गया है, मतलब भारत और माली से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग है, उससे संबंधित है। इसमें क्या है कि भारत माली द्विपक्षीय वार्ता है, तो 326 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, इससे अधिक तो इनका व्यापार रहा है। और 55% की इनके अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत और माली इतने बड़े देश, इतने बड़े पार्टनर नहीं है कि बस हम एकदम इसी पे ही है ना फोकस करके रह जाएं। लेकिन आपको एक बार ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए कि कम से कम आप मैप वगैरह इसके थ्रू है ना आप देख लो कि इंडिया और माली है, तो इनके अंदर मतलब एक दूसरे के सपोर्ट, मतलब हम आयात और निर्यात है ये क्या करते हैं। भाई माली है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई औषधियाँ है, मतलब जो हमारा फार्मास्यूटिकल है, तो वो अफ्रीका के अंदर है ना, लगभग हर देश के अंदर हमारा फार्मास्यूटिकल उद्योग है वो पहुंचा हुआ है, तो फार्मास्यूटिकल बेच देंगे। उसके अलावा वहां से मतलब क्या क्या मंगा सकते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कपास है, इस तरीके से चमड़ा हो गया, जो तैयार चमड़ा है ये मंगाते हैं। तो एक दो चीजें आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको माली की लोकेशन पता होना चाहिए, और वो आप है ना खुद से देख ही लोगे, मेरे को पता है। या मैं दिखा दूं? चलो दिखा देते हैं। ये देखो, ये माली है, ये मतलब लैंड लॉक कंट्री है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा अल्जीरिया हो गया, बुर्किना फासो, ठीक है, बामाको, मोर्शियाना, ये सब है, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गए, बस इतना ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो प्रधानमंत्री उड़ान योजना है, उसके अगला चरण है क्या है, विकसित उड़ान।
उड़ान योजना आपको पता है, उड़े देश का आम नागरिक है कि मतलब जो हवाई चप्पल वाला है वो भी हवाई जहाज के अंदर बैठ सके, इसके लिए स्कीम चलाई गई थी। तो उड़ान का मतलब तो ये समझ गए। अब विकसित उड़ान है, इसका शुभारंभ किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी हैं वो जोधपुर गए थे, तो वहां पे क्या है कि इन्होंने कुछ हेलीपैड वगैरह या फिर एरो सिटी टाइप में इस तरीके से है ना, अलग अलग हम एक बड़ा एरिया है तो उसको कवर कर सकें, उसके लिए विकसित उड़ान है, इसका शुभारंभ किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें और क्या है। देखो छोटी सी है ये न्यूज कि भाई 10 वर्षों में ना लगभग हम 29,000 करोड़ रुपए हैं ये हम इन्वेस्ट करेंगे। उसके अंदर 100 एरोड्रोम बनाएंगे और 200 से ज्यादा आधुनिक जो हेलीपैड है इनका विकास किया जाएगा। अब इसके अंदर भी आत्मनिर्भर भारत है उसको जोड़ देंगे हम, जो HAL ध्रुव है, ठीक है। फिर उसके बाद में डोर्नियर विमान है, ऐसे स्वदेशी विमान है या हेलीकॉप्टर है तो इनको यूज में लिया जाएगा। बस अपनों को इतना ही याद रखना है, ठीक है बस। आपको ये पता होना चाहिए वहां पे क्या कोई गृह रेटिंग आधार पे ऐसे कुछ किया था, मतलब टर्मिनल ना हवाई अड्डा का निर्माण किया था और उसका उद्घाटन किया था, सॉरी। तो ये गृह रेटिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो घर है तो उनकी क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए रेटिंग होती है। मतलब घर ही नहीं, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो दो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनकी रेटिंग होती है ये, सिर्फ घर नहीं है ये। तो ठीक है, फिर ये देखो, ये आर्टिकल है लोक ओएस। लोक ओएस ग्रामीण आजीविका के लिए डिजिटल आधार। तो लोक ओएस के बारे में देखो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे हमने इससे पहले एक शी लिप्स योजना पढ़ी थी, तो उसके अंदर है ना लोकोस आया था कि जो मतलब होलिस्टिक तरीके से है ना कुछ एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप में हम देखते हैं तो वो लोकोस ही है। तो इसके बारे में हम और देख लेते हैं क्या है। जैसे सी लिप्स हो गया, फिर एक और है लखपति दीदी है, तो वो भी इसके अंदर आती है। तो देखो लोक ओएस है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लोक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो है। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना है और NRLM इसके तहत ही आती है। मैंने आपको बताया था कि जो शी लिप्स है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसको बढ़ाने के लिए एक तो शी लिप्स है और एक लखपति दीदी है। ये दो योजनाएं मैंने आपको बताई है पहले। और ये क्या है कि जो प्रॉपरली है ना ये लोकोस है, वो इसको जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करवाना होता है इन दोनों को, तो वो यही करता है, ठीक है। तो देखो ये वेब है और मोबाइल प्लेटफॉर्म है ये। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या महासंघ है तो उनको है ना डिजिटलीकरण करके, मतलब जो उनके बहुत सारे जैसे मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे जो डेटा है, मतलब कोई किसी से पैसा ले रहा है, सरकार उनको पैसा दे रही है, तो इनका क्या है कि जो रिकॉर्ड है वो एक जगह ही रहे, उसके लिए लोकोस प्लेटफॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो आप। तो अब देखो प्रमुख डिजिटल विशेषताएं हैं, ये डिजिटल रिकॉर्ड वगैरह कागजी हिसाब किताब हो गया उनमें कमी लाएगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लेन देन को वास्तविक समय में जो ट्रैकिंग है वो कर सकेगा इसके अंदर। तो ये समुदाय आधारित संगठन है, और उनकी आईडी वगैरह तैयार करना, इसके लिए क्या हर साल इतने करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन है ना ये दर्ज करता है। कितने हो गए ये, 2 लाख हो गए शायद, 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो हर साल इतना लेन देन है तो ये देखता है, रिकॉर्ड करता है, और इससे ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं तो वो इतना है ना लेन देन करते हैं। अब देखो शी लिप्स योजना है, इसके बारे में हम देख चुके हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए है ये। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, उनका सशक्तिकरण, उद्यम सृजन, कामकाज ट्रैकिंग, ये सब है ना एकीकृत प्लेटफॉर्म है, तो ये भी इसी के अंदर ही आएगा, लोकोस के अंदर ही। एक लखपति दीदी पहल है, उसमें जो संभावित लखपति दीदियां हैं तो उनके नेटवर्क के जरिए ये योजना क्रियान्वयन को सक्षम बनाता है, तो ये भी इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। देखो ये 2 क्वेश्चन है, ये आप आराम से मेरे को लिख के बताना। और ये आकाश सीलिप्स ये सब है साथ में शायद। और ये 16 फाइनेंस कमीशन है, उसके अंदर है कि मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा समझाया था, तो उसको आप देख लेना। और उसके अलावा भी है कुछ चीजें, ये मेंस के 2 क्वेश्चन है, इनको भी आप करना। और ये हमारी ऐप है, यहाँ आप विजिट करके और देख सकते हो, ठीक है। आज थोड़ा सेशन थोड़ा छोटा किया है, लेकिन लगभग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और कम इंपॉर्टेंट थी वो भी बताने की कोशिश की है, और इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और जैसे कल हम मिलेंगे तो जैसे मतलब 2 दिन का तो होगा ही, उसके अलावा भी कुछ कुछ जो बीच में पॉइंट बचे हुए हैं उनको भी मैं थोड़ा अच्छे से डिस्कस करूंगा, आज थोड़ा टाइम कम था इसके लिए, ठीक है। थैंक यू।